हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉवर्टी। तो सबसे पहले देखेंगे पॉवर्टी क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि 2022 में पब्लिश हुआ था, उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, व्हाट आर द वेरियस कमिटीज ऑन पॉवर्टी, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, या फिर इंडिया में आप किसको पुअर कंसिडर करोगे, आप किस हिसाब से बोलोगे कि ये इंसान गरीब है, ये इंसान गरीब नहीं है। कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई तो पैरामीटर होना चाहिए जिसके हिसाब से आप पॉवर्टी को डिफाइन करोगे। तो अगर कोई इंसान अपने बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है, बेसिक नीड में क्या आ जाएगा, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अगर कोई इंसान अपने बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है, तब वो पुअर कंसिडर किया जाएगा। इंडिया में बेसिक नीड में क्या क्या लिया जा रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान। यही अगर आप बात करोगे अमेरिका की, तो वहाँ पे एजुकेशन को भी बेसिक नीड कंसिडर किया जाता है, हेल्थ केयर को भी, इंटरनेट को भी बेसिक नीड में लिया जाता है। तो हर एक कंट्री की अपनी डेफिनेशन है पॉवर्टी को लेके। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में कैसे पॉवर्टी को डिफाइन किया गया है। इफ़ अ पर्सन डज नॉट हैव दैट मच फाइनेंशियल रिसोर्सेज और लैक्स दैट मच फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड, then he or she will be considered as poor or will fall under the category of poverty. So poverty is a state or condition in which a person or community lacks the financial resources and essentials for a minimum standard of living. Traditionally, the term poverty refers to lacking enough resources to provide the basic necessity. इतना भी आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, इतना भी इनकम नहीं है कि आप अपनी बेसिक नीड को पूरा कर पाओ। फूड, क्लीन वाटर, शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो जब हम ये डेफिनेशन देख रहे हैं, तो ये एक बहुत ही नैरो डेफिनेशन है। इसमें सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान को ही कंसिडर किया जा रहा है पॉवर्टी को डिफाइन करने टाइम। यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी को तो लिया ही नहीं जा रहा है बेसिक नीड में, एजुकेशन को, सैनिटेशन फैसिलिटी को, इन सब चीज़ों को तो देखा ही नहीं जा रहा है। क्या उस इंसान के पास प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी है, क्या उस इंसान के पास एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटी है, इन सब चीज़ों को तो लिया नहीं जा रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन, तो इसमें बहुत सारे डायमेंशंस, बहुत सारे इंडिकेटर्स को कंसिडर किया गया है एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग पॉवर्टी। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या डेफिनेशन दिया पॉवर्टी को लेके, वो देख लेते हैं। According to World Bank, poverty is pronounced deprivation in well-being and comprises many dimensions. It includes low incomes and the inability to acquire the basic goods and services necessary for survival with dignity. Poverty also encompasses low levels of health and education. तो आप ये भी देखो ना कि क्या उस इंसान के पास हेल्थ केयर फैसिलिटी है, क्या उस इंसान के पास क्वालिटी एजुकेशन है, पुअर एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्या उस इंसान के पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, क्या उस इंसान के पास एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटी है। तो इन सब चीज़ों को लिया जा रहा है while defining poverty by the World Bank. Inadequate physical security, lack of voice and insufficient capacity and opportunity to better one's life. अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डेफिनेशन दी पॉवर्टी को लेके, पॉवर्टी इंटेल्स मोर देन द लैक ऑफ इनकम एंड प्रोडक्टिव resources to ensure sustainable livelihood. Its manifestations includes hunger and malnutrition, limited access to education and other basic services, social discrimination. क्या वो इंसान सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, ये भी कंसिडर किया जा रहा है पॉवर्टी को डिफाइन करते टाइम बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड एक्सक्लूजन एज वेल एज द लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो ये हम लोगों ने देखा पॉवर्टी का डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 में पब्लिश हुआ था, इसमें इंडिया का पॉवर्टी से रिलेटेड क्या स्थिति है वो हम लोग देखेंगे। तो इसको कौन पब्लिश करता है ये इंडेक्स को, इट इज़ एनुअली पब्लिश्ड बाय द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ द UNDP. इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 2010. तो देखो मल्टी डायमेंशनल से ही आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशंस को कंसिडर किया जाता है जब पॉवर्टी को कैलकुलेट किया जा रहा है, जब पॉवर्टी को डिफाइन किया जा रहा है। तो ये जो पब्लिश किया जाता है, ये मोर देन 100 कंट्रीज, 111 डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। तो इसमें 3 डायमेंशंस और 10 इंडिकेटर्स को ध्यान में रख के पॉवर्टी को डिफाइन किया जाता है, पॉवर्टी को मेजर किया जाता है। वो क्या है, 3 डायमेंशंस क्या है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। और इंडिकेटर्स क्या क्या है, हेल्थ के केस में इंडिकेटर क्या है, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स। तो इतने सारे डायमेंशंस, इतने सारे इंडिकेटर्स को ध्यान में रख के पॉवर्टी को डिफाइन किया जा रहा है बाय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इंडिया की क्या स्थिति है इस इंडेक्स के अनुसार वो देख लेते हैं। India has by far the largest number of poor people worldwide at 22.8 करोड़, followed by Nigeria at 9.6 करोड़। तो 22.8 करोड़ जो लोग हैं इंडिया में वो पुअर है एज पर दिस इंडेक्स रिपोर्ट। द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी मतलब होता है
परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो देखो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी फेल फ्रॉम 55.1% इन द ईयर 2005-06, दैट मीन्स 55.1% ऑफ द पॉपुलेशन वाज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2005-06। इतने ज़्यादा लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे थे, टू 16.4% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन द ईयर 2019-21। तो ये कम हुआ है, पहले 55.1% था इन द ईयर 2005-06, अब ये 16.4% हुआ है। एज मैनी एज 41.5 करोड़ पीपल मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पॉवर्टी से बाहर निकले हैं ड्यूरिंग द 15-year पीरियड बिटवीन 2005-06 एंड 2019-21। तो ये डेटा आप कहीं भी कोट कर सकते हो अगर पॉवर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो, तो ये हम लोगों ने देख लिया ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब हम लोग देखते हैं पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है और पॉवर्टी लाइन बास्केट का मतलब क्या होता है। देखो, जब हम बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की, तो बहुत आगे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी कमिटीज़ है पॉवर्टी से लेके जो कि पॉवर्टी लाइन फिक्स करती है, जैसे कि तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, दांदेरकर एंड रथ कमेटी। तो ये कमिटीज़ क्या करती है ना, ये कमिटीज़ पॉवर्टी लाइन फिक्स करती है। पॉवर्टी लाइन का मतलब एक थ्रेशहोल्ड, एक लिमिट फिक्स करती है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर देखो, अगर कोई इस पॉवर्टी लाइन के नीचे है, अगर कोई इंसान इस पॉवर्टी लाइन के नीचे है तब वो पुअर कंसिडर किया जाएगा, और अगर कोई इंसान इस पॉवर्टी लाइन के ऊपर है तब वो अबव पॉवर्टी लाइन है। तो ये जो पॉवर्टी लाइन फिक्स कर रही है कमिटी, ये किस हिसाब से फिक्स करती है? ये फिक्स करती है ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी कंजम्पशन। तो और ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी कंजम्पशन। तो जब कमिटी पॉवर्टी लाइन फिक्स कर रही है तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हिसाब से भी फिक्स कर सकती है और कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से भी फिक्स कर सकती है। मतलब कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक कमिटी है जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को फिक्स की, सपोज ₹32 पर पर्सन पर डे। मतलब कि अगर कोई इंसान 32 रुपीज़ हर दिन खर्च कर रहा है तब तो, या उससे ज़्यादा खर्च कर रहा है तब तो वो गरीब नहीं है, अदरवाइज वो गरीब है। मतलब अगर कोई इंसान 32 रुपीज़ से कम खर्च कर रहा है तब वो पुअर कंसिडर किया जाएगा, तब वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा। पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या हो रहा है आपको पता चल रहा है? एक थ्रेशहोल्ड, एक लिमिट है। ये थ्रेशहोल्ड किस हिसाब से डिटरमाइन की गई? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हिसाब से, खर्च के हिसाब से। अगर कोई इंसान 32 रुपीज़ से कम खर्च कर रहा है तब वो गरीब है, अदरवाइज वो गरीब नहीं है। मतलब ये एक थ्रेशहोल्ड है, एक लिमिट है। इससे नीचे जाओगे तो आप गरीब हो, इससे ऊपर जाओगे तो फिर आप गरीब के कैटेगरी में नहीं आओगे। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन मतलब क्या हो गया? ये एक थ्रेशहोल्ड, एक लिमिट है। इससे नीचे गए तो पुअर, इससे ऊपर गए तो फिर आप अबव पॉवर्टी लाइन, और इससे नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कोई कमेटी हो सकती है जो कि कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को फिक्स कर रही हो। सपोज एक कमेटी ने फिक्स कर दिया सपोज एक कमेटी ने फिक्स कर दिया 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे। अब इसका मतलब क्या है? अगर कोई इंसान 2100 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहा है तब वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा, तब वो पुअर के कैटेगरी में आ जाएगा। अगर कोई इंसान 2100 कैलोरी या उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तब वो अबव पॉवर्टी लाइन के कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब कि एक लिमिट है, एक थ्रेशहोल्ड है। इससे नीचे जाओगे तो बिलो पॉवर्टी लाइन, इससे ऊपर जाओगे तो अबव पॉवर्टी लाइन में आ जाओगे। तो ये लिमिट, ये थ्रेशहोल्ड किस हिसाब से कमेटी डिसाइड कर सकती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हिसाब से भी फिक्स कर सकती है और कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से भी फिक्स कर सकती है। मतलब कितना आप खर्च कर रहे हो उस हिसाब से भी पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया जा सकता है, और आप कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो उस हिसाब से भी पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है? द कन्वेंशनल अप्रोच टू मेजरिंग पॉवर्टी इज टू स्पेसिफाई अ मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑन इनकम रिक्वायर्ड टू परचेज बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स। द मिनिमम एक्सपेंडिचर और कैलोरी कंजम्पशन इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होता है? देखो, पॉवर्टी लाइन बास्केट में ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज रहते हैं या फिर ऐसे फूड या नॉन फूड आइटम्स रहते हैं विच इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज या ऐसे फूड और नॉन फूड आइटम्स रहेंगे जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जो कि आपके बेसिक नीड को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। तो जब कमेटी पॉवर्टी लाइन को फिक्स करिए, जब कोई भी कमेटी पॉवर्टी लाइन को फिक्स करेगी तब वो ये पॉवर्टी लाइन बास्केट को ध्यान में रख के फिक्स करती है।
ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होता है? द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड दी पॉवर्टी लाइन बास्केट। इसमें ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे फूड या फिर नॉन फूड आइटम्स मेंशन रहेंगे जो कि सर्वाइवल के लिए, जो कि बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी है, उसको हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन बास्केट। और जब कमेटी पॉवर्टी लाइन को फिक्स करेगी तो ये पॉवर्टी लाइन बास्केट को ध्यान में रख के ही फिक्स करेगी। तो ये हम लोगों ने देख लिया पॉवर्टी लाइन क्या होता है, पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होता है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देख लिया। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी कैन हैव टू ब्रॉड कैटेगरीज लाइक एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? अगर कोई इंसान बेसिक नीड भी पूरा नहीं कर पा रहा है, मतलब रोटी कपड़ा मकान, अगर बेसिक नीड भी पूरा नहीं कर पा रहा है, तब वो आ जाएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी के कैटेगरी में। मतलब उसका इनकम इतना है, सपोज एक थ्रेशहोल्ड जो है, पॉवर्टी लाइन एक फिक्स किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। अगर उसका इनकम इतना है कि वो ये बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, बेसिक नीड को भी अपना सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, अगर उसका इनकम उससे कम है, तब वो कंसिडर किया जाएगा एब्सोल्यूट पुअर। ठीक है। अ कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज बिलो द नेसेसरी लेवल, एक जो लेवल होना चाहिए, इतना इनकम उसका होना चाहिए कि वो बेसिक नीड को पूरा कर पाए, लेकिन उतना भी नहीं है उसका इनकम, उससे कम है, ये लेवल जो होना चाहिए इनकम का उससे कम है, उससे कम गया तो एब्सोल्यूट पुअर के कैटेगरी में आ जाएगा। To maintain basic living standard, food, shelter, housing, this condition makes it possible to compare between different countries and also over time. जब हम बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी की, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को दूसरे सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के साथ कंपेयर कर रहे हो। रिलेटिव मतलब कंपेयर, रिलेटिवली, कंपैरेटिवली आप देख रहे हो कि ये सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन दूसरे सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के साथ के मुकाबले कितना पुअर है। सपोज आप देख रहे हो कि ये सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जिसके पास टीवी भी है, फ्रिज भी है, कार भी है। ये सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के पास टीवी, फ्रिज और कार नहीं है, तब आप बोल दोगे कि ये सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रिलेटिवली पुअर है। हो सकता है ये सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के पास रोटी कपड़ा मकान तो है, फिर भी ये रिलेटिवली पुअर के कैटेगरी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के पास जो दूसरे सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के पास जो चीज़ें हैं वो इस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के पास नहीं है। सपोज उनके पास टीवी है, इनके पास नहीं है। सपोज उनके पास फ्रिज है, कार है, इसके पास नहीं है, तब आप रिलेटिवली पुअर कंसिडर किए जाओगे। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है? रिफर्स टू अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव where a section of population is relatively deprived compared to another better off section of population. This definition is more broader and includes amenities like well sanitized पक्का हाउस। सपोज उस population के पास जो है पक्का हाउस है, आपके पास नहीं है, उस पॉपुलेशन के पास एक्सेस टू एजुकेशन है, आपके पास नहीं है, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, लीजर कंफर्ट। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जब आप देख रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो कि वो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के पास ये सब चीज़ें हैं, इस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के पास ये सब चीज़ें नहीं है। हो सकता है रोटी कपड़ा मकान तो है, लेकिन टीवी, फ्रिज, कार नहीं है, पक्का हाउस नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं है, तब आप रिलेटिवली पुअर कंसिडर किए जाओगे। Those who fall into the category of relative poverty are not necessarily deprived of all the basic needs. हो सकता है रोटी कपड़ा मकान है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, जो लीजर के लिए, कंफर्ट के लिए जो चीज़ें हैं, वो आपके पास नहीं है। बट मे नॉट एक्सपीरियंस द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या आपके पास वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो दूसरे सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंजॉय कर रहे हैं? नहीं। एज द मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी, और इन अदर वर्ड्स दे आर रिलेटिवली डिप्राइव्ड। दैट मीन्स दे आर कंपेरेटिवली, compared to another section of population, they are deprived of some of the goods and services. तो इसका मतलब होता है रिलेटिव पॉवर्टी। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के हिसाब से भी पॉवर्टी को क्लासिफाई किया गया, वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर, चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर। इसका मतलब क्या होता है? देखो, तो अगर कोई इंसान का मिनिमम एक्सपेंडिचर या फिर कैलोरी कंजम्पशन, ये देखो, ये पॉवर्टी लाइन है। अगर कोई इंसान हमेशा ही पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तब वो ऑलवेज पुअर कंसिडर किया जाएगा। देखो, क्रॉनिक पुअर के अंडर आता है ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर, और ट्रांजिएंट पुअर के अंडर आता है चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर। इसका मतलब क्या है? अगर कोई इंसान हमेशा ही पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तब वो ऑलवेज पुअर कंसिडर किया जाएगा। मतलब कि if the calorie consumption or minimum expenditure is always below the threshold, is always below the poverty line, then he will come under the category of always poor. Usually poor क्या होता है? कुछ समय के लिए आप पॉवर्टी लाइन से बाहर निकलते हो, कुछ समय के लिए, मे बी once in 3 months, once in 6 months, कुछ समय के लिए आपका जो
कैलोरी कंजम्पशन है या मिनिमम एक्सपेंडिचर है वो इस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर रहा है सिर्फ कुछ समय के लिए, तो तब आते हो आप यूजुअली पुअर के कैटेगरी में। चर्निंग पुअर क्या होता है, कभी आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, फिर ऊपर हो, फिर नीचे जा रहे हो, फिर ऊपर आ रहे हो, तो ये मूवमेंट जो आपको देखने को मिल रहा है ये होता है चर्निंग पुअर। फिर ओकेजनली पुअर, ओकेजनली पुअर मतलब कुछ गलती से कुछ समय के लिए जो है आप पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए, कुछ समय के लिए हो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर ही लेकिन कुछ समय के लिए आप पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जा रहे हो, तब आप होगे ओकेजनली पुअर। ठीक, तो चारों में आपको डिफरेंस पता चल गया। ऑलवेज पुअर हमेशा ही पॉवर्टी लाइन के नीचे रहेगा, यूजुअली पुअर कुछ समय के लिए पॉवर्टी लाइन से बाहर निकलेगा, कुछ समय के लिए वो जो है थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करेगा। चर्निंग पुअर कभी ऊपर है कभी नीचे है, देखो कभी नीचे जा रहा है पॉवर्टी लाइन के, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, वो है चर्निंग पुअर। ओकेजनली पुअर कुछ समय के लिए पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएगा, कुछ समय के लिए थ्रेशहोल्ड के नीचे आ जाएगा, उसको बोलते हैं ओकेजनली पुअर। तो ये था टाइप्स ऑफ पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी। अब हम लोग देखते हैं कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। तो अब हम लोग देखते हैं कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। सबसे पहला है पॉपुलेशन। इंडिया का पॉपुलेशन 1901 में 238 मिलियन था, 1951 में 360 मिलियन, 2001 में 1.02 बिलियन और 2011 में 1.21 बिलियन। जब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल आल्सो इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड फॉर फूड, एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर और भी बहुत चीज़ों का डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी हिसाब से सप्लाई भी बढ़ रहा है। सप्लाई तो लिमिटेड है, हमेशा सप्लाई विल नॉट बी एबल टू मैच द डिमांड, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा, उसके वजह से आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो महंगाई जो है वो सबसे ज़्यादा किसको इम्पैक्ट करेगी, गरीब को। और एक कॉन्सिक्वेंस है पॉपुलेशन का, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी हिसाब से जॉब्स जो है वो क्रिएट हो रहे हो, उसी हिसाब से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही हो। जब बहुत ज़्यादा लोग होंगे लेकिन जॉब्स तो लिमिटेड है, तो उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी देखने को मिल रही है। जब लोग बेरोजगार होंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो अपने बेसिक नीड को कैसे पूरा करेंगे। Unemployment, the Center for Monitoring Indian Economy, a private organization, estimates India's unemployment rate is around 8.3%। तो इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अभी इंडिया में। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इसका मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है ना कि गरीब लोग हमेशा अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं कि वो और पॉवर्टी ट्रैप में फंसते चल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान गरीब है, सो ही माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी। अब अगर उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, अगर उसके पास प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उसके वजह से क्या होगा, उसको मुश्किल होगा क्वालिटी जॉब मिलने में, उसको क्वालिटी जॉब ढूंढने में मुश्किल होगा। क्वालिटी जॉब मतलब क्या होता है, जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, जहाँ पे गारंटीड सैलरी है, जहाँ पे आपको मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाए। एक जॉब सिक्योरिटी होती है, एक गारंटीड फिक्स सैलरी होती है कि इतना सैलरी आपको मिलेगा, प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ होता है, इसका मतलब होता है क्वालिटी जॉब। तो जब आपके पास प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो आपको क्वालिटी जॉब मिलने में दिक्कत हो रहा है। मतलब कि एक तो आप ऑलरेडी गरीब हो, उसके वजह से आपको जो सही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली, उसके वजह से आपको ढंग का जॉब नहीं मिल रहा, तो आप और पॉवर्टी ट्रैप में बसते चल जा रहे हो। जब आप गरीब हो तो अगर आप बीमार पड़े तो आपका जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है, अगर वो बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत गरीबों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, ठीक है। बहुत गरीब लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। अगर वो बीमार पड़ेंगे तो ज़्यादातर जो उनका खर्चा होगा, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो उनका होगा, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा। तो बहुत ज़्यादा जब खर्चा होगा, तो ऑलरेडी गरीब है, ऊपर से हेल्थ केयर में इतना ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है, तो और पॉवर्टी ट्रैप में फंसता चल जा रहा है। तो इसको बोलते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट, हंगर, मैल न्यूट्रिशन एंड स्टंटिंग। तो पॉवर्टी और हंगर जो है वो इंटर रिलेटेड है। अगर कोई आदमी मैल नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है, अगर कोई आदमी हंगरी है, तो वो ठीक से काम कैसे करेगा। तो इसके वजह से क्या है, जब वो ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक से कमा नहीं पाएगा, तो अपनी बेसिक नीड को कैसे पूरा करेगा। तो इंडिया का जो परफॉर्मेंस है इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। इंडिया रैंक्स 107th आउट ऑफ 121 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 रैंकिंग विद अ स्कोर ऑफ 29.1%। इंडिया हैज़ अ लेवल ऑफ हंगर दैट इज सीरियस। इंडिया में जो परफॉर्मेंस है, इंडिया का जो परफॉर्मेंस है इन अंडर नरिशमेंट वो भी काफ़ी बड़ा है, 14.6% इन 2018 टू 16.3% इन 2019 टू 21। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग इनकम गैप और इनइक्वालिटी। तो इनकम इनइक्वालिटी की वजह से भी पॉवर्टी देखने को मिलता है। इनकम इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है,
इनकम इनइक्वालिटी का मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ अमंग वेरियस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। देखो, हमें इंडिया में जीडीपी ग्रोथ रेट तो देखने को मिल रहा है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट तो अच्छा खासा है, उसके वजह से इनकम जनरेट हो रहा है, लेकिन क्या ये जो इनकम जनरेट हो रहा है क्या ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? नहीं, ये जो इनकम जनरेट हो रहा है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। अमीर जो है वो और अमीर होते चला जा रहा है, गरीब जो है वो और गरीब होते चला जा रहा है। देखो, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, इंडिया इज कैटेगराइज्ड एज अ पुअर एंड अनइक्वल कंट्री विद द बॉटम 50% ओइंग ओनली 13% ऑफ नेशंस इनकम। तो ये जो बॉटम 50% जो लोग हैं वो सिर्फ 13% इनकम ये जो जनरेट हुआ है उनके पास सिर्फ 13% है ये इनकम का। मतलब कि जो देखो, जब जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है, जब इनकम जनरेट हो रहा है, तो ये जो इनकम है ये लोअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी तक नहीं पहुंच रहा है, ये लोअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो बॉटम 50% जो लोग हैं उनके पास ये इनकम का सिर्फ 13% है, और जो टॉप 10% है वो 57% ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। Geographical factors, estimates indicate that by 2030 more than 100 million people could fall back into extreme poverty due to climate change. जो भी डिजास्टर्स है जैसे कि ड्रॉट, डेजर्टिफिकेशन, फूड इनसिक्योरिटी एंड इवन फेमाइन, तो ये जो डिजास्टर है ये सबसे ज़्यादा किसको इम्पैक्ट करते हैं? गरीब लोग को। और क्या रीजन है पॉवर्टी का देख लेते हैं। पुअर हेल्थ केयर सिस्टम, देखो, especially for mother and children, over 75% of the healthcare infrastructure in India is concentrated in metro cities. अरे भाई, रूरल एरिया के लिए तो हेल्थकेयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक से डेवलप ही नहीं हुआ है। तो अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको इतना दूर जाना पड़ता है। अगर कोई डिजीज़ जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, जो ट्रीटेबल डिजीज़ है, उसके लिए भी इतना दूर जाना पड़ा है। अगर कोई विमेन प्रेग्नेंट है या फिर कोई लैक्टेटिंग मदर है तो उनके लिए भी मुश्किल है अगर वो रूरल एरिया में रह रही है। क्यों? क्योंकि आसपास कोई मेडिकल फैसिलिटी तो अवेलेबल है ही नहीं, कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल है ही नहीं। लैक ऑफ एजुकेशन, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, देखो इंडिया के केस में अराउंड 43% ऑफ द वर्कफोर्स इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर द लाइवलीहुड। जब इतने ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहेंगे लाइवलीहुड के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर की स्थिति इंडिया में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्यों? एक तो सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर इज मेनली मॉनसून डिपेंडेंट। देर इज वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, फार्मर को भी नहीं पता है कि उसको कितना मिलेगा, क्या वो प्रोड्यूस कर रहा है जितना, क्या वो उतना मार्केट में बेच पाएगा, उसको उसका प्राइस कितना मिलेगा वो भी नहीं पता है। तो और पॉवर्टी ट्रैप में फंसते चल जा रहा है। इतने ज़्यादा लोग जब डिपेंडेंट होंगे एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर की स्थिति ही ठीक नहीं है इंडिया में, जब उतना ज़्यादा इनकम जनरेट ही नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर के थ्रू, तो और पॉवर्टी ट्रैप में फंसते चल जा रहे हैं। और क्या रीज़न हो सकता है पॉवर्टी का? लिटिल और जीरो एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। देखो, जब लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो स्लम एरिया में रहते हैं, अब बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया, तो उसके वजह से क्या होता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जब आप बीमार रहोगे, जब आपको इतने सारे डिजीज़ होंगे, वाटर बॉर्न डिजीज़ जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, डायरिया, जब आप साफ़ पानी यूज़ नहीं कर रहे हो, जब आप प्रॉपर एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटी यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उसके वजह से क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज़ के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, डायरिया। तो आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे, तो आप अपने बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पाओगे। जब स्कूल में एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटी, हाइजीन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो गर्ल्स के लिए और दिक्कत है कि वो स्कूल जाए, तो ये भी एक दिक्कत है। तो अब हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी को इंडिया में कौन मेजर करता है? अर्लियर प्लानिंग कमीशन एस्टिमेटेड पॉवर्टी। तो पहले प्लानिंग कमीशन थी जो एस्टिमेट करती थी पॉवर्टी को बेस्ड ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। नाउ प्लानिंग कमीशन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। तो अब नीति आयोग एस्टिमेट करती है पॉवर्टी। एस्टिमेशन इन इंडिया इज नाउ carried out by नीति आयोग टास्क फोर्स थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द डेटा कैप्चर्ड बाय। तो डेटा कौन कलेक्ट करता है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी के अंडर आता है। तो ये NSSO क्या करेगा? डेटा कलेक्ट करने के लिए अपने जो डेटा कलेक्टर है, जो एनुमरेटर है, उसको सैंपल हाउस होल्ड के पास भेजेगा। मतलब कि ये हर एक हाउस होल्ड के पास जाके डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे, ये कुछ सैंपल हाउस होल्ड को सेलेक्ट करेंगे, मतलब कुछ चुनिंदा हाउस होल्ड के पास जाएंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे। मतलब कि सैम्पलिंग मेथड यूज होगा डेटा कलेक्ट करने टाइम बाय NSSO। तो जब डेटा कलेक्ट करेंगे, जब NSSO डेटा कलेक्ट करेगा तो कौन सा मेथड यूज करेगा?
यूनिफॉर्म रेफरेंस और रिकॉल पीरियड, मिक्स्ड रेफरेंस और रिकॉल पीरियड, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस और रिकॉल पीरियड। तो ये तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकता है एनएसएसओ इन ऑर्डर टू कलेक्ट डेटा रिलेटेड टू पॉवर्टी। तो ये रेफरेंस पीरियड का मतलब क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड में जब डेटा कलेक्टर जा रहा है हाउस होल्ड के पास तो जाके पूछेगा कि आपका कितना खर्च हुआ, पिछले 30 दिन में आपका फूड आइटम्स में कितना खर्च हुआ और पिछले 30 दिन में आपका नॉन फूड आइटम्स में कितना खर्च हुआ। ठीक है। हाउ मच एक्सपेंडिचर इज बीइंग incurred by the household on food items in the last 30 days and non-food items in the last 30 days is being asked by the data collector। तो ये इसको यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों के लिए देखो, फूड आइटम्स के लिए भी 30 दिन लिया गया है और नॉन फूड आइटम्स के लिए भी 30 दिन लिया गया है, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड बोल रहे हैं। अंडर यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड कंजम्पशन डेटा फॉर ऑल द आइटम्स आर कलेक्टेड फॉर अ 30-day recall period। When URP is applied, the households are surveyed about the consumption data for all the items are collected for a 30-day recall period। नेक्स्ट मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। यहाँ पे डेटा कलेक्टर हाउस होल्ड के पास जाएगा और बोलेगा आप बताइए आपका फूड आइटम्स में पिछले 30 दिन में कितना खर्चा हुआ और नॉन फूड आइटम्स में आपका पिछले 365 डेज में मतलब कि 1 ईयर में कितना खर्चा हुआ। तो देखो यहाँ पे फूड आइटम्स में 30 दिन का रिकॉल पीरियड लिया जा रहा है और नॉन फूड आइटम्स के लिए 365 डेज का रिकॉल पीरियड लिया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉन फूड आइटम्स जो होते हैं जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वहाँ पे करीब लोग मतलब पिछले 30 दिन में ही खर्चा कर दे, पूरा ज़रूरी नहीं है, मतलब थोड़े थोड़े पार्ट में वो पूरे साल में जो है खर्चा करते हैं। इसीलिए बोला कि नॉन फूड आइटम्स के लिए जो है आप रिकॉल पीरियड 365 डेज ले लो। पहले 30 दिन ही था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 30 दिन में ही पूरा एजुकेशन में भी खर्चा हो जा रहा हो, हेल्थ में भी खर्चा हो जा रहा हो, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है पूरे साल में खर्चा होता है। इसीलिए नॉन फूड आइटम्स के लिए 365 डेज का रिकॉल पीरियड लिया गया। NSSO started MRP instead of URP. MRP takes into account consumption expenditure for 5 non-food items: clothing, footwear, durable goods, education and institutional medical expenses for 365-day recall period. And consumption of data for the remaining items are collected for a 30-day recall period. तो ये है mixed reference period. नेक्स्ट इज मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। ये क्या होता है? देखो, मोस्ट रीसेंट कॉन्सेप्ट आउट ऑफ द 3, अंडर मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड 365 डेज का रिकॉल पीरियड लिया जाता है। किसके लिए? क्लोथिंग, फुटवेयर, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल मेडिकल केयर एंड ड्यूरेबल गुड्स। 7 डेज का रिकॉल पीरियड लिया जाता है फॉर एडिबल ऑयल, एग, फिश एंड मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, बेवरेजेस, रिफ्रेशमेंट, प्रोसेस्ड फूड, पैन, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स। 30 डेज का रिकॉल पीरियड लिया जाता है फॉर द रिमेनिंग फूड आइटम्स, फ्यूल एंड लाइट, मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग नॉन इंस्टीट्यूशनल मेडिकल रेंट्स एंड टैक्सेस। तो 365 डेज ये आइटम्स के लिए, 7 डेज का रिकॉल पीरियड और 30 डेज का रिकॉल पीरियड, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कमिटी जो है अपॉइंट की गई पॉवर्टी से रिलेटेड। सबसे पहले देखेंगे वर्किंग ग्रुप, फिर दांदेलकर एंड रथ कमेटी, अलग कमेटी, लकड़ावाला कमेटी, तेंदुलकर और रंगराजन कमेटी। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट रीसेंट कमेटी है पॉवर्टी से रिलेटेड, तो इसको हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ 1962। यहाँ पे पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया गया अलग अलग, रूरल एरिया के लिए और अर्बन एरिया के लिए अलग पॉवर्टी लाइन फिक्स किया गया। वर्किंग ग्रुप कंस्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग कमीशन फॉर्मुलेटेड द सेपरेट पॉवर्टी लाइन्स फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज, ₹20 एंड ₹25 पर कैपिटा पर मंथ रेस्पेक्टिवली, मतलब इनकम के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया गया। फिर आया VM दांदेलकर एंड रथ कमेटी इन द ईयर 1971, were of the view that poverty line must be derived from the expenditure that was adequate to provide 2250 calorie per day in both rural and urban area। तो दोनों रूरल और अर्बन एरिया के लिए कितना कैलोरी कंजम्पशन, कितना थ्रेशहोल्ड फिक्स किया गया? 2250 ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी कंजम्पशन। अगर कोई इंसान हर दिन 2250 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहा है तभी वो बिलो पॉवर्टी लाइन के कैटेगरी में है। फिर आता है अलग कमेटी इन द ईयर 1979। इसने बोला कि हम जो है कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से भी पॉवर्टी लाइन को फिक्स करेंगे और कितना खर्च हो रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उस हिसाब से भी हम पॉवर्टी लाइन को फिक्स करेंगे। टास्क फोर्स कंस्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ YK अलग कंस्ट्रक्टेड अ पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड रिलेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दोनों को ध्यान में रख के हम पॉवर्टी लाइन को फिक्स करेंगे। अर्बन ₹56 पर पर्सन पर मंथ
और रूरल एरिया के लिए ₹49। अब देखो अर्बन एरिया के लिए ज़्यादा खर्च जो है, ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का थ्रेशोल्ड है। क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज़ में खर्च भी ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा है। रूरल एरिया में कम खर्च होता है कंपैरेटिवली, इसलिए ₹49 है। कैलोरी कंजम्पशन कितना है? 2100 और यहाँ पे 2400। रूरल एरिया के लिए कैलोरी कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा फिक्स किया गया है, क्योंकि रूरल एरिया में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो कैलोरी कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। ये ध्यान में रख के रूरल एरिया के लिए जो कैलोरी कंजम्पशन लिमिट है वो 2400 कैलोरी रखा गया है। मतलब अगर कोई इंसान इतना 2400 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहा है हर दिन, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और अगर कोई इंसान रूरल एरिया में ₹49 से अगर कम खर्च कर रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक, नेक्स्ट इज DT लकड़ावाला कमेटी। तो इसने बोला यूज्ड कैलोरी इनटेक बेस्ड पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसने भी पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया बेस्ड ऑन कैलोरी कंजम्पशन। 2400 फॉर रूरल एरिया एंड 2100 फॉर अर्बन एरिया। इसने यूज किया यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड वॉज यूज टू कलेक्ट द डेटा। तो जब डेटा कलेक्ट करेंगे तो यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड यूज किया DT लकड़ावाला कमेटी ने। यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड मतलब क्या होता है? 30 days रिकॉल पीरियड फॉर बोथ फूड एंड नॉन फूड आइटम्स। दोनों के लिए 30 days का रिकॉल पीरियड जब हम लेते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। दिस कमेटी रिकमेंडेड द स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन। तो हर एक स्टेट के लिए अलग पॉवर्टी लाइन फिक्स किया जाए, ये कमेटी ने रिकमेंड किया। एज पर द रिपोर्ट पॉवर्टी लाइन टू बी अपडेटेड यूजिंग CPI एग्रीकल्चर लेबर इन रूरल एरिया एंड CPI इंडस्ट्रियल वर्कर इन अर्बन एरिया। इसका मतलब क्या है? देखो DT लकड़ावाला ने क्या किया, इसने अपना पॉवर्टी लाइन बास्केट प्रिपेयर नहीं किया, इसने वही पॉवर्टी लाइन बास्केट यूज़ किया जो कि अलग कमेटी ने यूज़ किया था। तो DT लकड़ावाला कमेटी ने बोला कि हम वही पॉवर्टी लाइन बास्केट यूज़ करेंगे जो कि अलग कमेटी ने यूज़ किया था पॉवर्टी लाइन को फिक्स करते टाइम। बस हम पॉवर्टी लाइन फिक्स करते टाइम हम बास्केट तो वही यूज़ करेंगे जो अलग कमेटी ने यूज़ किया, हम इसको एडजस्ट कर देंगे ये पॉवर्टी लाइन को हम अपडेट कर देंगे टेकिंग इनटू कंसिडरेशन consumer price index for agriculture labor in rural area and consumer price index for industrial worker in urban area. नेक्स्ट तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी जो कि 2009 में आया, तो इसने बोला शिफ्ट फ्रॉम कैलोरी कंजम्पशन। आप सिर्फ कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से पॉवर्टी लाइन मत फिक्स करो, पॉवर्टी को मत एस्टिमेट करो, उसके बाहर निकलो। कैलोरी कंजम्पशन कैन नॉट बी द सोल पैरामीटर टू डिफरेंशिएट बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर, और भी इंडिकेटर्स को आप कंसिडर करो। तो ये एक रिकमेंडेशन था। रूरल एंड अर्बन इंडिया शुड हैव यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट। तो रूरल और अर्बन इंडिया के लिए बोला कि आप यूनिफॉर्म सेम पॉवर्टी लाइन बास्केट रखो रूरल और अर्बन इंडिया के लिए। ये दूसरा रिकमेंडेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। तो आप सिर्फ ये मत देखो कि हाउस होल्ड का फूड आइटम्स में कितना खर्चा हो रहा है, आप ये भी देखो कि हाउस होल्ड का नॉन फूड आइटम्स में कितना खर्च हो रहा है, मतलब हेल्थ और एजुकेशन में कितना खर्चा हो रहा है। पहले जो कमिटीज़ थी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इसमें हेल्थ और एजुकेशन को कंसिडर नहीं किया जा रहा था पॉवर्टी लाइन को फिक्स करते टाइम। देखो अलग कमेटी, दिस कमेटी हैड अ ड्रॉबैक बिकॉज हेल्थ एंड एजुकेशन वाज अज्यूम्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि ऐसा सोचा जाता था कि हेल्थ और एजुकेशन का खर्चा तो स्टेट गवर्नमेंट उठा ही रही है, तो ये हाउस होल्ड तो उसमें खर्च करेगा नहीं, इसीलिए हेल्थ और एजुकेशन को कंसिडर नहीं किया जाता था। बट तेंदुलकर कमेटी ने बोला कि हेल्थ और एजुकेशन का खर्चा जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए इसमें हेल्थ और एजुकेशन में कितना खर्चा हो रहा है, नॉन फूड आइटम्स में कितना खर्चा हो रहा है, वो भी कंसिडर करने का ज़रूरत है। मिक्स रेफरेंस पीरियड को यूज़ किया गया टू कलेक्ट द डेटा। मिक्स रेफरेंस पीरियड मतलब 30 days रिकॉल पीरियड फॉर फूड आइटम एंड 365 days रिकॉल पीरियड फॉर नॉन फूड आइटम्स। It set ₹27 for rural area and ₹33 in urban area for consumer spending. तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का थ्रेशोल्ड कितना फिक्स किया गया? ₹27 पर पर्सन पर डे इन केस ऑफ रूरल एरिया एंड ₹33 पर पर्सन पर डे इन केस ऑफ अर्बन एरिया। लास्ट, रंगराजन कमेटी यूज्ड अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी सेपरेटली। तो रंगराजन कमेटी ने बोला, देखो इससे पहले जो तेंदुलकर कमेटी थी वो बोली कि यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट लेंगे, रंगराजन कमेटी ने बोला नहीं, हम सेपरेट पॉवर्टी लाइन बास्केट लेंगे रूरल और अर्बन इंडिया के लिए। टेक इनटू अकाउंट बोथ फूड एंड नॉन फूड आइटम्स। हम फूड आइटम्स पे कितना खर्चा हो रहा है वो भी देखेंगे और नॉन फूड आइटम्स पे कितना खर्चा हो रहा है वो भी देखेंगे एट द टाइम ऑफ एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी। यूज्ड मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड। तो तेंदुलकर कमेटी ने मिक्स रेफरेंस पीरियड यूज़ किया था और रंगराजन कमेटी ने मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड यूज़ किया। All three calorie, protein and fat intake value were taken into account to estimate the poverty.
तो हम सिर्फ कैलोरी कंजम्पशन कितना है उसके हिसाब से हम थ्रेशोल्ड नहीं डिटरमाइन करेंगे, हम प्रोटीन इनटेक कितना है, फैट कंजम्पशन कितना है, उसको भी हम कंसिडर करेंगे टू एस्टिमेट दी पॉवर्टी. Would consider expenditure not only on adequate nourishment, clothing, housing, rent, convenience, education, etc., but also on behaviorally determined expenditure on non-food items. ठीक है, तो सबसे पहले रंगराजन कमेटी ने बोला कि हम रूरल और अर्बन एरिया के लिए जो है अलग पॉवर्टी लाइन बास्केट लेंगे. हम फूड और नॉन फूड आइटम्स दोनों में कितना खर्चा हो रहा है हम देखेंगे. हम मिक्स रेफरेंस पीरियड नहीं, हम मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड यूज़ करेंगे. हम सिर्फ कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से थ्रेशोल्ड नहीं डिटरमाइन करेंगे, हम प्रोटीन इनटेक, फैट कंजम्पशन, ये सब चीज़ों के हिसाब से पॉवर्टी लाइन फिक्स करेंगे. फिर बोला कि हम फूड और नॉन फूड आइटम्स का खर्चा तो ले ही रहे हैं, पर बिहेवियरली डिटरमाइंड एक्सपेंडिचर ऑन नॉन फूड आइटम्स, ये जो खर्चा हो रहा है हम इसको भी कंसिडर करेंगे. मतलब कुछ खर्च ऐसा होता है जो अनप्लान्ड होता है, पता नहीं होता है कि खर्च हो जाएगा, मतलब पहले से आप प्लान करके नहीं रखते हो, वो खर्च हो जाता है. तो वो जो खर्च हो रहा है नॉन फूड आइटम्स में, हम उसको भी कंसिडर करेंगे, रंगराजन कमेटी ने कहा, जिसको बोलते हैं बिहेवियरली डिटरमाइंड एक्सपेंडिचर ऑन नॉन फूड आइटम्स. तो क्या थ्रेशोल्ड फिक्स किया रंगराजन कमेटी ने? कैलोरी कंजम्पशन 2090 कैलोरी और रूरल एरिया के लिए 2155 कैलोरी. प्रोटीन के लिए कितना थ्रेशोल्ड? 50 ग्राम, 48 ग्राम. फैट कंजम्पशन 28 ग्राम इन केस ऑफ अर्बन एरिया, 26 ग्राम इन केस ऑफ रूरल एरिया. पॉवर्टी लाइन कितना फिक्स किया? ₹47 एंड ₹32. तो ये थ्रेशोल्ड जो है, ये पॉवर्टी लाइन रंगराजन कमेटी ने फिक्स किया ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी कंजम्पशन, प्रोटीन इनटेक, फैट इनटेक एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया पॉवर्टी क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वेरियस कमिटीज ऑन पॉवर्टी, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. तो हम लोगों ने सब चीज़ें कवर कर लिया. So that's it for today. If you like this video, please do subscribe to my channel and I'll see you in the next session. Till then, take care and bye-bye.